देखिए बच्चों, हमसे क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बिलो विल रिएक्ट विद Ag+। देखिए Ag+ से रिएक्ट करने का मतलब है कि ये इनडायरेक्टली जो है ना, आपसे ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि टॉलेरेंस टेस्ट देगा। ठीक है, क्योंकि टॉलेरेंस टेस्ट का जो टॉलेरेंस रिएजेंट का जो रिएजेंट होता है, टॉलेरेंस रिएजेंट जो होता है वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, प्लस का NH4OH। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि आपसे क्या पूछा गया है, टॉलेरेंस टेस्ट। ठीक है, अब सवाल उठता है टॉलेरेंस टेस्ट कौन सा देगा। तो जब भी इस तरह से साइक्लिक, यहाँ पर देखिए जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं बच्चों, वो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिकली ये बायोमोलिक्यूल्स ही है। तो उसमें जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो कहीं पर जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, हॉवर्थ स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड के रूप में, या कहीं डाइसेक्राइड के रूप में। जैसे देखिए थर्ड वाले में देखिए 2 लिंकेज दिख रहा है आपको, थर्ड वाले में 2 लिंकेज दिख रहा है। तो 2 लिंकेज दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, डाइसेक्राइड्स। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको जो है सिंपली ढूंढना है हेमी एसिटल, क्योंकि हेमी एसिटल लिंकेज ही जो है ना टूटता है पहले, और वो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और चूंकि वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो फिर जो है वो एल्डिहाइड को आप जानते हो कि ये टॉलेरेंस क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके COH में कन्वर्ट होता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट देता है। खैर, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब सवाल उठता है हेमी एसिटल कैसे पहचानेंगे। तो यदि किसी कार्बन पर एक OH हो और एक ईथर हो, ठीक है, यदि किसी कंपाउंड के किसी कार्बन पर आपको एक अल्कोहल और एक ईथर का लिंकेज मिल जाए तो उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। अगर दोनों का दोनों ईथर मिल जाए तो उसको हम एसिटल बोलते हैं, कीटल भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो गौर से देखिए इस वाले कार्बन पर आपको एक ईथर आपको दिख रहा है, OR दिख रहा होगा, और इधर जाने पर देखिए बच्चों O और ये पूरा R है, यानी कि ये हेमी एसिटल नहीं है। तो नहीं है तो हम क्रॉस लगा देंगे। वैसे ही देखिए बच्चों यहाँ पर इधर जाने पर देखिए O और इधर बाकी सब R हो गया, OR हो गया ये। और इधर देखिए बच्चों ना तो अल्कोहल है और ना तो ईथर है, हेमी एसिटल नहीं है। समझ में आ रही बात। इस वाले कार्बन को जहाँ पर ईथर दिख रहा है ना वहीं पर पकड़ना है। इस वाले कार्बन को देखिए, इस वाले कार्बन पर बच्चों इधर घूम कर आ रहे हैं तो ये देखिए OR हो गया, और इधर देखिए आते हैं तो ये OR हो गया, यानी 2 ईथर लगा हुआ है। इस वाले कार्बन को गौर से देखिए तो इधर देखिए तो OR और इधर देखिए तो OR है ना। तो कहने का मतलब इधर भी ईथर का ही लिंकेज दिख रहा है आपको, तो ये भी हेमी एसिटल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों ये हेमी एसिटल है। कैसे, देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन को गौर से देखिए, डाइसेक्राइड से। ठीक है, क्योंकि दो ग्लूकोज का जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, एक दूसरे से लिंक है। खैर, तो इस वाले कार्बन को अगर आप गौर से देखिए बच्चों तो एक OH दिख रहा है और एक OR दिख रहा है। तो जैसे ही दिखा तो इसका मतलब ये क्या करेगा, टॉलेरेंस टेस्ट देगा, मतलब Ag+ से रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 में देखिए बच्चों यहाँ पर ये कार्बन देखिए ये क्या है, OR ईथर है। इधर घूम कर आइए तो क्या है, OR है ना। तो इसका मतलब ये हेमी एसिटल नहीं है, एसिटल है। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखिए बच्चों तो यहाँ पर देखिए एक OH दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। ठीक है, ठीक, और ऐसे करके ये भी डाइसेक्राइड्स है, इधर से देखिए लिंकेज बनाए हुए हैं इसके साथ।
तो ये भी OR बना रहा है, तो 6 भी जो है हेमी एसिटल है। तो कुल मिलाकर 4 और 6 ऐसे दो कंपाउंड हैं जो कि आपको टॉलरेंस टेस्ट देगा, जो Ag+ के साथ रिएक्शन करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड A2D डिपिक्टेड अबव इज नॉट ए हेमी एसिटल लिंकेज। सिंपली आपसे जो है कहता है कि किसमें हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है, ठीक है। मतलब हेमी एसिटल पहचानना है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने बता ही रखा था कॉन्सेप्ट। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पर एक OH है और इधर घूमते हैं तो OR हो, तो एक अल्कोहल और एक ईथर, तो ये हेमी एसिटल है। टिक लगा देते हैं। उसी प्रकार से देखिए इस वाले कार्बन को देखिए, एक अल्कोहल है और इधर घूम कर आते हैं तो देखिए OR हो रहा है, तो ये भी हेमी एसिटल है। यहाँ पर देखिए बच्चों इस कार्बन को, तो इस कार्बन को देखते हैं तो ये देखिए OR, और ये इधर देखते हैं तो OR हो रहा है, यानी ये वाला कार्बन हेमी एसिटल नहीं है। लेकिन ये वाला कार्बन जो है देखिए, इस कार्बन पर देखिए बच्चों इधर से घूम कर आइए तो OR, और यहीं पर देखिए एक OH लगा हुआ है, तो ये हेमी एसिटल है। इसमें भाई कोई जरूरी नहीं है, हाँ नहीं है, न कहीं पर भी हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि किसी कार्बन पर एक OH और एक ईथर लगा हुआ है तो वो हेमी एसिटल है, ठीक। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। इसमें तो देखिए साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर एक OH है और ये एक OH है और एक ईथर है, तो हेमी एसिटल है। यहाँ भी देखिए OH है और ईथर है, हेमी एसिटल है, ठीक है। तो दो हेमी एसिटल लिंकेज। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ए से डी में कितने ऐसे कंपाउंड हैं, हाउ मैनी अबव नॉट हेमी एसिटल लिंकेज। तो हेमी एसिटल तो सब में है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ई, कहता है नन ऑफ अबव, ठीक है। मतलब दे ऑल आर हेमी एसिटल। तो सही ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 में बच्चों हमसे डिग्लिसरल्डिहाइड के बारे में पूछा है। सबसे पहला नंबर मैं आपको डिग्लिसरल्डिहाइड बता देता हूँ कैसा होता है स्ट्रक्चर उसका। CH2OH नीचे, IUPAC के अकॉर्डिंग बच्चों CHO ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और D के लिए OH जो है राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर जो है ना डिग्लिसरल्डिहाइड का होगा। अब ये स्ट्रक्चर जो है आपको डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, स्विचिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्विचिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्विचिंग करते हैं। तो स्विचिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जैसा बनाना है, ठीक है। इसके जैसा बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सीखिए। सबसे पहला नंबर इन दोनों को स्विच कर दीजिए। तो जैसे ही स्विच करेंगे तो CHO गया यहाँ पर और CH2OH आ गया यहाँ पर, लेकिन CH2OH को नीचे लाना है बच्चों। तो एक बार और स्विचिंग करेंगे यहीं पर, समझ में आई बात। CH2OH को यहाँ पर लाके एक बार और स्विच कर देंगे। तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन यहाँ ले आएंगे, OH को लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और CH2OH को नीचे। तो देखिए डिग्लिसरल्डिहाइड नहीं बच्चों, ये L-ग्लिसरल्डिहाइड है। कैसे पहचाने, यदि अपन ग्लिसरल्डिहाइड को IUPAC के अकॉर्डिंग अरेंज कर लें, मतलब जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो टॉप में होना चाहिए, ठीक है। तो नंबरिंग देखिए ऊपर से कर लिया हमने। इस तरह से IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग करने के बाद अगर OH राइट में दिखता है तो D और लेफ्ट में दिखे तो L। ये पहचान है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्विचिंग करना पड़ेगा। और स्विचिंग हमेशा कितना करना पड़ता है, 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए इन दोनों को ही आपस में स्विच कर दीजिए। तो जैसे ही स्विच किया तो CHO ऊपर गया, CH2OH नीचे गया। तो एक स्विच और मारना पड़ेगा, इधर इन दोनों में भी मार देते हैं। तो OH लेफ्ट में गया और H इधर गया।
तो ये भी बच्चों क्या है, एल कन्फिग्रेशन है। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर इन दोनों को स्विच मारिए, क्योंकि CH2OH नीचे आना चाहिए, तो CH2OH नीचे ले आए। हाइड्रोजन यहाँ पर है, लेकिन हाइड्रोजन को इसके साथ स्विच मारना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, OH यहाँ पर आ गया। देखिए OH राइट में आ गया ना, तो यही है हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इसी प्रकार से आप डी को भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बच्चों बेसिकली ये एक पॉलीमर है, और क्वेश्चन में बोला भी गया है पॉलीमर। अब कहता है कि ये जो पॉलीमर है ना, ये बना हुआ किससे है। ठीक है, पॉलीमर का स्मॉल लिंकेज ढूंढना है, छोटा से छोटा लिंकेज जिससे ये पॉलीमर बना हुआ है, और उस छोटे से लिंकेज को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। ठीक, और ये मोनोमर्स हमसे पूछा है। देखिए बहुत ही आसान है। इसमें आपको ये देखना है बच्चों कि रिपीट क्या हो रहा है, रिपीटिंग क्या हो रहा है। तो रिपीट में देखिए बच्चों, एक तो ये पीएच रिपीट हो रहा है, पीएच देखिए हर में रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, अगर बच्चों मैं यहाँ से इसको इस तरह से काट देता हूँ, देखिए यहाँ से ऐसे करके सोचिए, इस तरह से जब मैं काटता हूँ तो देखिए आपको एकदम बिल्कुल सेम यूनिट कटने के बाद जो है आपको सेम यूनिट दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है, आप सोचिए यहाँ पर पीएच से जुड़ा हुआ एक कार्बन, और कार्बन से जुड़ा हुआ है इसे एक कार्बन। ठीक है, फिर एक बार और बनाता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। पीएच, ये कार्बन और ये कार्बन, ऐसे सिंगल बॉन्ड। समझ में आई बात। अब देखिए अब क्या हुआ है, क्या होता है, ये चीज़ समझना जरूरी है। जब भी इस तरह से कोई पॉलीमर बनाना हो, तो पॉलीमर में बच्चों जनरली एक डबल बॉन्ड रहेगा, माने जो मोनोमर यूनिट रहेगा उसमें एक डबल बॉन्ड रहता है, या फिर अल्टरनेट दो डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शन है उसमें सब में एक ही डबल बॉन्ड है, और एक ही डबल बॉन्ड वाला होगा भी, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा तो ऐसी स्थिति में 4 कार्बन होने चाहिए, तो 4 कार्बन का लिंकेज होना चाहिए था, लेकिन गौर से देखिए यहाँ पर 2 ही कार्बन है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, यहाँ पर आप कुछ भी लगा लीजिए, जैसे R1 लगा लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए R2 लगा लीजिए। ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि देखिए 42 और 43 दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है। एक बार ये समझ में आ गया तो आप बस हर कुछ भी कर सकते हो आप। अब क्या करना है कि हमें पता लग गया कि ये यूनिट है, तो ऐसा ही एक यूनिट और बना लीजिए, बना लिए। अब इसका 2 तरीका होता है। एक तरीका तो ये है कि आप क्या कीजिए, इसको जो है ना, इस डबल बॉन्ड को इस तरह से आयोनाइज कर लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव, इधर भी निगेटिव और इधर पॉजिटिव कर लीजिए। अब आपको इस निगेटिव को जोड़ना है, इस पॉजिटिव से अटैक करवा देना है। समझ में आई बात। फिर क्या होगा, इसके आगे एक लिंकेज और बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड C बना लिया। ठीक है, इसके आगे एक लिंकेज और बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, इधर R1 कर देते हैं, इधर R2 कर देते हैं। ठीक है, इसको इधर खोल दिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, यहाँ पर नेगेटिव कर लीजिए, यहाँ पॉजिटिव कर लीजिए, और इस नेगेटिव को फिर से पॉजिटिव पर जोड़ दीजिए। तो आप क्या पाएंगे पता है, देखिए सबसे पहले हम जैसे नेगेटिव पॉजिटिव किया तो ये डबल बॉन्ड तो रहा नहीं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से C सिंगल बॉन्ड C, फिर आगे भी C सिंगल बॉन्ड C, फिर आगे भी C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पर R1 और यहाँ R2 चल रहा था, यहाँ R1 और यहाँ R2 चल रहा था, यहाँ R1 और यहाँ R2 चल रहा था। ठीक है, और ये वाला देखिए यही तो निगेटिव था ना, ये अगले से लिंक हुआ है, तो यहाँ बॉन्ड लगा दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, और इधर भी बॉन्ड लगेगा और इधर भी बॉन्ड लगेगा, लेकिन इधर आगे कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर भी यूनिट इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ n लगा देते हैं। ठीक है,
अब मान लीजिए इस तरह का यूनिट दे दे और आपको पहचानना हो कि बताइए इसमें मोनोमर यूनिट क्या है, तो वही अब रिपीटिंग यूनिट उल्टा सोचिए, उल्टा सोचिए। तो देखिए रिपीट क्या हो रहा है सोचिए, तो आपको क्या करना है, काट देना है। यहाँ से देखिए काट दिए, फिर यहाँ से देखिए काट दीजिए, फिर यहाँ से काट दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये रिपीट हो रहा है। और जो रिपीट हो रहा है ना बच्चों, उस कार्बन में आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। तो बात तो क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट क्या था, PHC ऐसा था, तो यहीं पर आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। तो पहचानिए ये कहाँ पर है, तो PHC डबल बॉन्ड C, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यही इसका जो है ना मोनोमर यूनिट है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए मज़ा आ जाएगा आपको। सबसे पहला नंबर देखिए ये जो ये बड़ा सा चैन है, ये तो देखिए हर जगह रिपीट हो ही रहा है। ये बड़ा सा चैन जो है ये हर जगह रिपीट हो रहा है। इधर भी देखिए बड़ा सा चैन रिपीट हो रहा है। तो जहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ है वहीं पर काटिए। देखिए रिपीट हो रहा है, काटिए, रिपीट हो रहा है, काटिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे चलता रहेगा। और बीच में जाके जो है ना, बीच में जाके उस यूनिट को निकाल लीजिए, बीच में जाके उस यूनिट को निकाल लीजिए। देखिए ये काट लिया था, इधर से भी, इधर से भी, ऐसे ऐसे करके ये काट कर। अब बचा क्या, तो बचा यहाँ पर ये देखिए एक कार्बन ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और जहाँ पर रिपीट हुआ है यही तो डबल बॉन्ड रहा होगा, ऐसे ही तो यूनिट रहे होंगे, सोचिए। फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या। फिर ऐसे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड रहा होगा, और यही डबल बॉन्ड पोलराइज हुआ, यही हुआ, और ये आगे आगे करके ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे, इससे कर कर जुड़ता चला गया। तो बस यही वाला है। तो पहचानिए कौन सा होगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, और एंड पॉइंट पर डबल बॉन्ड। 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मोनोमर्स पहचानना आ गया होगा और पॉलीमर्स बनाना भी आ गया होगा। कहता है चूज द आंसर दैट हैज द करेक्टली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एसिटल एंड हेमी एसिटल इन आइसोमाल्टोज। ठीक है, नंबर ऑफ एसिटल और हेमी एसिटल का कुछ दिया हुआ है और ये आपको पहचानना है। देखिए बच्चों ये क्या है, इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन पर एक OH दिख रहा है और इधर घूमकर आए तो OR दिख रहा है, यानी कि हेमी एसिटल में एक लिंकेज मिल गया। इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन पर देखिए बच्चों, इधर क्या है, एक ईथर है, और यहां से ठीक बगल वाले कार्बन पर देखिए क्या है, या तो OH होना चाहिए था या OR होना चाहिए था ना। तो इधर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, मतलब ये वाला कार्बन ना तो हेमी एसिटल है और ना तो एसिटल है। समझ में आई बात। चलिए इस कार्बन को देखते हैं। ये कार्बन में देखिए बच्चों, इधर क्या है डायरेक्ट, इधर देखिए OR, और इधर देखिए क्या है OR। इसका मतलब ये एसिटल है, ये क्या था, हेमी एसिटल था। उसी प्रकार से इस कार्बन को पहचानिए। ये कार्बन में देखिए इधर घूम कर जाते हैं तो OR, और इधर घूम कर आते हैं तो देखिए यहाँ CH2 आ गया, जबकि डायरेक्ट OH होना चाहिए था या डायरेक्ट OR होना चाहिए था। समझ गए बात को। इस कार्बन से डायरेक्ट OH या डायरेक्ट OR ईथर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हेमी एसिटल, या तो ये भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई लिंकेज नहीं दिख रहा है। तो एक हेमी एसिटल है और एक एसिटल है, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। समझ गए बात को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। 45 में बेसिकली बच्चों हमसे ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पूछा है। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पूछा है। तो कैसे बनता है ग्लाइकोसाइड। तो सबसे पहला नंबर क्या होता है बच्चों, ये जो हेमी एसिटल है, ये वाला देखिए, यही होता है अनस्टेबल। तो जैसे ये ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये तुरंत क्या करेगा, इस H+ के साथ प्रोटोनेट करके OH2+ बनाएगा। और आप जानते हो कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब स्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है
अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और वैसे भी H2O एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये लीव कर जाएगा। लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चों, तो ये OH और ये Me, मिथेनॉल। अब ये मिथेनॉल क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल फटाक से इस पर अटैक मार देगा। समझ में आई बात? मतलब यहीं से OH निकालना है और यहीं पर OMe को जोड़ देना है, फिर बाद में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस वाले कार्बन पर आपको क्या करना है, इस तरह से OMe जोड़ देना है। तो पहचानना है कि बताइए कौन सा है जिसमें OMe जुड़ा हुआ है इस कार्बन पर। तो इस कार्बन पर OMe वाला स्ट्रक्चर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसके अलावा देखिए कहीं और नहीं दिख रहा है। दिख भी रहा है तो दूसरी जगह। हर हमेशा जो एनोमेरिक कार्बन है, जहाँ पर हेमी एसिटल लिंकेज है, वहीं पर प्रोटोनेशन होगा, वहीं पर डिहाइड्रेशन होगा, वहीं पर कार्बोकेटाइन बनेगा और वहीं पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। बच्चों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को डिस्टिंग्विश करने का सबसे बेस्ट तरीका है ब्रोमीन वाटर। बेसिकली क्या होता है इसमें, देखिए ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज में आप जानते हो कि एल्डिहाइड लिंकेज होता है, और एल्डिहाइड लिंकेज होने के कारण ये क्या करता है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइज करके इसको COH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जबकि फ्रुक्टोज में क्या होता है बच्चों, तो फ्रुक्टोज में होता है कीटोन लिंकेज, और कीटोन लिंकेज के कारण जो है ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है ब्रोमीन वाटर से। समझ में आई बात? ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आपका रिएक्शन, देखिए इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, थ्योरी वीडियो है। ठीक है, थ्योरी वीडियो में हमने रिएक्शन पर चर्चा कर रखा है बायोमोलिकुल्स का, तो उसको देखिएगा आप। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन होता है और फ्रुक्टोज का रिएक्शन नहीं होता है, जबकि टोलेंस, बेनेडिक्स, सिफ, इन सब के साथ जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का रिएक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्रुक्टोज जो है ना टोटोमेराइज करके एल्डिहाइडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। 47 में कहता है कि चूज द पेप्टाइड मैच द एब्रिविएशन फिनाइल एलानिन, वैलिन एंड एलानिन। फिनाइल एलानिन, वैलिन एंड एलानिन, ये 3 बात हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला नंबर तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर CH, यहाँ R, इधर COH और इधर बच्चों NH2। इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। क्यों बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड? क्योंकि देखिए COH के ये अल्फा कार्बन पर एमीन जुड़ा हुआ है। अब ये R के जगह पर CH2PH अगर ले लिया तो ये बन जाता है बच्चों फिनाइल एलानिन। समझ में आ रहा है क्या? क्या बन जाता है? फिनाइल एलानिन। और वैलिन में क्या होता है? वैलिन में यहाँ पर जो है R के जगह पर हमने आइसोप्रोपाइल ले लिया। आइसोप्रोपाइल लिंकेज आप जानते हैं, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और ये बीच वाले से, ठीक, बीच वाले में लिंकेज इस तरह का रहे तो ये आइसोप्रोपाइल हो जाता है। और एलानिन में क्या होता है? एलानिन में R के जगह पर हम CH3 लेते हैं। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है इसको पहचानना। देखिए ये IUPAC के अकॉर्डिंग जो है ना फिनाइल, वैलिन और एलानिन ये लिखा हुआ है, तो इसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब फिनाइल एलानिन जो है ना आपको बिल्कुल लेफ्ट में ढूंढना है। तो फिनाइल एलानिन अगर हमें बिल्कुल लेफ्ट में ढूंढना है तो हमें इस लिंकेज को ढूंढना है, सिंपल सी बात है। और इस दूसरे वाले अल्फा कार्बन पर जो है आपको
अल्फा कार्बन पर आपको पीएच CH2PH ढूंढना है। तो देखिए CH2PH बिल्कुल लेफ्ट में जो है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। इसमें देखिए CH2PH का लिंकेज बिल्कुल राइट में और इसमें मिड में है, तो ये दोनों तो गया। फिनाइल एलानिन मिल गया। अब देखिए बीच में क्या है, वैलीन। वैलीन का मतलब क्या बताया था, आइसोप्रोपाइल। और वैलीन नहीं चलो ढूंढ सकते तो इसको ढूंढ लो, एलानिन को ढूंढ लो। एलानिन में क्या होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में क्या होना चाहिए, CH3 का लिंकेज होना चाहिए। और CH3 का लिंकेज देखिए यहाँ पर दिख रहा है, और ये बच्चों आइसोप्रोपाइल ही तो है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर देखिए क्या है, CH2PH, ये देखिए आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है, तो ये देखिए फिनाइल एलानिन है, ये क्या है, वैलीन है, और ये क्या है, एलानिन है। तो ये तीनों के तीनों लिंकेज आपको इसमें देखने को मिल गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।